वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन, लेकिन फॉरेंसिक मेडिसिन में हम यहाँ पे करेंगे इंजरीज़। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है वो होता है मैकेनिकल इंजरीज़। तो हम स्टार्ट करेंगे। अब मैकेनिकल इंजरीज़ में क्या होता है कि इंजरीज़ के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। स्टार्ट में अगर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने जनरल एस्पेक्ट्स में कुछ टाइप्स दिए हैं हमारे पास। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं? मैकेनिकल इंजरीज़, फायर आर्म इंजरीज़ मतलब कि जो गन वगैरह गन शॉट की इंजरीज़ होती हैं उनको हम फायर आर्म इंजरीज़ कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज़ एंड थर्मल इंजरीज़, और केमिकल इंजरीज़, और बाकी जो है इंजरीज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। इसका मतलब है कि इसको हम कहेंगे मिसलेनियस। देखें, मैकेनिकल इंजरीज़, फायर आर्म इंजरीज़ जो कि बुलेट या गन शॉट की वजह से होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो कि ट्रांसपोर्ट करते हुए इंजरी हो, और थर्मल इंजरीज़ बाकी क्या है हमारे पास? मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग या एक्सप्लोजन के थ्रू जो इंजरीज़ होंगी उनको हम कहेंगे मिसलेनियस इंजरीज़। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि इंजरी, बेसिकली इंजरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो इंजरी अकॉर्डिंग टू 44 आईपीसी तो सेक्शन के हिसाब से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिक उसका जो ये वर्ड है इंसल्ट का मतलब टू 44 आईपीसी 44 आईपीसी इंजरी का की जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई है कि इंजरी फर्स्टली क्या है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है इंजूरी। लैंग्वेज का वर्ड होता है इंजूरिया, मीन्स अनलॉफुल, मतलब कि जो लॉ के खिलाफ या फिर नॉट इन लॉ। तो हम जो चीज़ लॉ के खिलाफ करेंगे तो वो हमारी किस चीज़ में आ जाएगी? इंजरी के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है, एंड इंजरी इज डिफाइंड एज एनी हार्म वॉट एवर इलीगल, जो कि इलीगल होगा, कॉज टू एनी पर्सन माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी के ऊपर हम जब करेंगे तो उसको हम कहेंगे इंजरी। उसके बाद इंजरी कॉज बाय एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल वायलेंस, मतलब कि फिजिकली जो हम किसी को इंजरी देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल इंजरीज, मतलब कि जिसमें हम फिजिकल हार्म देंगे उसको हम कहेंगे मैकेनिकल इंजरीज। अब जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि बेसिक मैकेनिज्म जो होता है इंजरी का, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती है? फोर्स, एरिया, ओवर विच फोर्स एक्स, मतलब कि अगर हम फर्स्टली देखें तो फोर्स है। अब फोर्स पे ही सारी बाकी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि अब वो फोर्स जो है उसका एरिया पे डिपेंड करेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमने फोर्स लगाई है उसका इफेक्ट क्या होगा, और टाइम टेकन ओवर विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, मतलब कि जितना टाइम उस काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर होने में लगेगा उसको हम वो भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार फैक्टर्स हैं, तीन जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सारे डिपेंड करते हैं फोर्स पे। तो फर्स्टली हमें क्या पढ़ना चाहिए? फोर्स पढ़ेंगे हम। अब हमने हमारे फर्स्ट ईयर या जो है इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा है कि फोर्स या फिर काइनेटिक एनर्जी वो किस चीज़ के बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसके हिसाब से देखें कि इसके ऊपर स्क्वायर है तो मतलब बेसिक जो हमारी फोर्स है वो डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है हमारे पास कि अब एक ब्रिक है, अगर उसको आप आराम से जेंटली प्रेस अगेंस्ट द स्केल करोगे तो वो इतनी इंजरी कॉज नहीं करवाएगा, बट अगर उसकी आप स्पीड इंक्रीज करोगे, ये जो वेलोसिटी है उसकी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो वो जो है उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा, सेम ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑन द हेड में स्मैश द स्कल को स्मैश कर देगा पूरी तरह से। तो इस तरह से ये एक फैक्टर है फोर्स का। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ओवर विच फोर्स एक, मतलब कि जो भी हमारे पास वेपन है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर तख्ते या प्लैंक की बात करेंगे तो अगर उस प्लैंक के ऊपर हम फोर्स जो है उसकी किसी नेरो एज पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा इंजरी करवाएगा रादर देन द फ्लैट सरफेस। अगर हम फ्लैट सरफेस पे लगाएंगे तो फ्लैट सरफेस पे उतना जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट अगर हम उसकी नेरो सरफेस उठाएंगे तो नेरो से वो ज़्यादा इंजरी कॉज करवाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, मतलब कि जो जिस चीज़ से हम मार रहे हैं किसी को उसका जो एरिया है अगर उसकी हम नेरो एज यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इंजरी करवाएगा रादर देन द फ्लैट सरफेस। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इफेक्ट ऑफ द फोर्स पे हमारे पास फर्स्टली आएंगे कंप्रेशन, ट्रैक्शन, टॉर्जन, टेयरिंग, मतलब कि हम किस तरह से वो जो है। सो बेसिकली इसमें कहता है कि द रिजल्टिंग डैमेज डिपेंड्स अपॉन, अब हमने किसी के ऊपर जो है नेरो एज वाला प्लैंक मार दिया। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसकी जो इंजरी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब कि जो हम फोर्स मार रहे हैं वो किस तरह से होगी, या उसको हम कंप्रेस करके मार रहे हैं, टॉर्जन मीन्स के मुड़ जाना, टेयर करना, तो ये इस पर डिपेंड करता है। सेकंड इज द हमारे पास सेकंड जो था वो क्या है कि नेचर ऑफ द टिश्यू इन्वॉल्व, मतलब किस तरह का जो है टिश्यू इन्वॉल्व है, स्किन है, मसल है, लंग्स है, लिवर, ब्रेन, बोन, तो उसमें भी डिपेंड करती है कि डैमेज कितना हो सकता है। द मूवमेंट एज अ होल ऑफ द पार्ट दैट इज स्ट्रक, मतलब कि जो भी मूवमेंट जो भी हम जिस पार्ट पे हमारी इंजरी हुई है उसकी मूवमेंट क्या थी उस वक्त जिस वक्त इंजरी हुई है। एज फॉर एग्जाम्पल द स्किन विच स्ट्रक विद अ ब्लंट वेपन often escapes injury through the underlying tissue may be seriously damaged, मतलब कि किसी भी अगर ब्लंट मतलब कि जो एक नोकीदार अगर कोई इस तरह का वेपन हम उठाएंगे तो उसकी इंजरी जो है वो बहुत सीरियस इंजरी करवाएगा। अब जो हमारे पास थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या था? स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ द फोर्स, मतलब कि जो भी फोर्स हम दे रहे हैं उसका जो इफेक्ट होगा, जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर कंप्रेशन या ब्लास्ट की हम बात करें तो वो जो है मसल्स को हार्म नहीं करवाएगा, बट वो रप्चर करेगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लंग्स और इंटेस्टाइन को। इसी तरह से अगर हम चेस्ट पे जो है ब्लो करें, चेस्ट पे कोई अगर हम इंजरी करवा रहे हैं तो मैं बैंड द रिब्स को बैंड कर देगा विदाउट फ्रैक्चर बट मे डैमेज द थोरेसिक विसरा। अब उसमें जो है रिब्स जो का फ्रैक्चर नहीं होगा लेकिन थोरेसिक जो विसरा उसके अंदर है वो डैमेज हो जाएंगे। दूसरा कहता है कि टॉर्शन फोर्स मतलब कि जो हम किसी को मोड़ देते हैं तो वो जो है उसके थाई का जो फेट होगा उसको अनअफेक्टेड छोड़ देगा, बट उसकी जो स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर के ऊपर फ्रैक्चर जरूर करवा देगा, लेकिन फेट जो होगा थाई के ऊपर उसको अनअफेक्टेड होगा। तो इस तरह से जो है हर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं किसी के ऊपर उसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर जो जिस तरह से भी आप मारें किसी को उसका सेम इफेक्ट हो, हर किसी का एक स्पेसिफिक इफेक्ट होगा। सेकंडली हमारे पास है कि टाइम टेकन ओवर विच द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, उसने एग्जाम्पल दिया फायर आर्म इंजरीज की। कहता है कि अगर कोई भी बुलेट है वो बॉडी से बाहर निकल गई है, बुलेट एग्जिस्ट का मतलब है कि वो बॉडी से बाहर निकल गई है। अब जब वो बॉडी से बाहर निकल गई है तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी टोटल जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं की। ठीक है, टोटल एनर्जी उसने अपनी ट्रांसफर नहीं की टू प्रोड्यूस द बॉन्डिंग इफेक्ट। ठीक, उस तरह से अगर हमारे पास कोई डम बुलेट्स या एक्सप्लोजिव टाइप बुलेट्स विच एक्सपेंड ऑन स्ट्राइक, मतलब ये जो वो बुलेट्स हैं जो कि अगर हम निकलने के बाद जब हम स्ट्राइक करते हैं उसके बाद वो जाके डाइवर्स हो जाते हैं, मतलब कि एक्सपेंड हो जाती हैं।
अब वो जो है वो बॉडी से जो है एग्जिट नहीं होती हैं। इट मीन्स कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर है उसको वोन करवाने में उन्होंने पूरी ट्रांसफर कर दी है। तो ये उसी तरह इस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करा। अगर वो बुलेट जो है एग्जिट हो गई है मीन्स उसने अपनी जो है एनर्जी ट्रांसफर नहीं की, और अगर वो जो है एग्जिट नहीं हुई बॉडी के अंदर रह गई है बुलेट, तो मीन्स उसने जो है प्रॉपर वोनिंग कॉज करवाई है। हमने सीट बेल्ट का बता दिया है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द वोन्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी, मैकेनिकल इंजरी। ठीक, अब क्लासिफिकेशन इन्होंने डिपेंड करती है हाउ दे आर कॉज्ड, मतलब वो किस तरह से कॉज किए हैं। ब्लंट फोर्स से, शार्प वेपन से किया गया है, फायर आर्म से किया गया है, तो इस पर डिपेंड करती है उसकी क्लासिफिकेशन। अब उसकी क्लासिफिकेशन में 7 उसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्या है, एब्रेशंस। सेकंड इज ब्रूजेस। एब्रेशंस का मतलब है जिसमें इम्प्रिंट, प्रेशर मार्क्स या स्क्रैचेस आ जाएंगे। ब्रूजेस का मतलब है कि वहाँ पे ब्रूजेस होंगे। लेसरेशंस, उसके बाद है फ्रैक्चर्स। इंसिस्ट वोंड मतलब कि जो कट्स वगैरह लगते हैं। स्टैब वोंड मीन्स जो चाकू से या छुरी से इस तरह से स्टैब वोंड इनको कहते हैं। फायर आर्म मीन्स गन शूट के जो होंगे। ठीक, अब तो ये 7 जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट एब्रेशन, ब्रूजेस, लेसरेशन, फ्रैक्चर, इंसिस्ट वोंड, स्टैब एंड देन लास्ट इज फायर आर्म इंजरीज। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगर मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से देखें तो उनकी जो है नेचर जो उन्होंने डिपेंड किया है कि डिफेंस वुंड्स हो सकते हैं। ठीक, डिफेंस वुंड का मतलब है कि कोई अगर आप पे हमला कोई कर रहा है तो आप अपने आप को बचाने के लिए जो हम करेंगे उसको हम कहेंगे डिफेंस वुंड। या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स का मतलब है कि खुद अपने आप को मारना, मतलब कि लाइक सुसाइडल। या फिर इंजरी पैटर्न्स के मतलब कि इंजरी जो है वो किस तरह से की गई है। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे एब्रेशंस, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बस बताया हुआ है कि आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि किस तरह का वुंड है ये, ताकि फिर आपको उसको ट्रीट जो है उस तरह से करें। उसके बाद हमारे पास फर्स्टली हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे एब्रेशन से, देन हम करेंगे ब्रूजेस, देन लेसरेशन। तो इस तरह से हम ये सारे अब करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एब्रेशंस। एब्रेशन में क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की, सिर्फ वो इन्वॉल्व होती है। मीन्स कि कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ सुपरफिशियल इंजरी जो है लेयर ऑफ स्किन वो इन्वॉल्व होती है। इट इज़ कॉल्ड बाय जिस तरह से स्क्रैच कोई आ जाए, प्रेशर की वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, एंड सम रफ सरफेस अगर स्किन के ऊपर जो है वो रब की जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। इट ब्लीड्स वेरी स्लाइटली, मतलब कि उससे ज़्यादा खून कोई नहीं बहता, और हील्स रैपिडली, जल्दी हील हो जाता है। लीव्स नो स्कार, मतलब कि कोई भी उसके जो है स्कार नहीं रहते। डिपेंडिंग अपॉन द मैनर इन विच दे आर कॉज्ड, एब्रेशन जो है वो क्लासीफाई किस तरह से की गई है कि उसका जो मैनर है वो किस तरह से कॉज की जाती है। तो उसके हम स्क्रैचेस, ग्रेजेस, इम्प्रिंट या प्रेशर और कॉन्टैक्ट एब्रेशन इसको कहेंगे। मतलब कि 3 तरह की उसकी क्लासिफिकेशन उन्होंने बताई। और फर्स्ट क्या है हमारे पास, स्क्रैच इज अ लिनियर इंजरी प्रोड्यूस बाय शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आपको इंजरी काज करवाएंगे तो वो स्क्रैच वाले साइन देगा। मीन्स पिन, कोई भी पिन हो या कोई कांटा चुप जाए, या फिंगर नेल्स रनिंग अक्रॉस द स्किन, मतलब फिंगर के जो नेल्स होते हैं वो लग जाएंगे तो हम स्क्रैचेस कॉज हो जाएंगे हमारी स्किन के ऊपर। हमने मोस्टली हमें इंजरीज हो चुकी हैं, हमने देखी है कि कोई भी अगर हमारे नेल जो है यूँ हो जाए तो वहाँ पे हमारे स्क्रैच बन जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ जो है एपिथेलियम ऊपर की जो लेयर होती है वो फ्रंट से स्क्रैच हो जाती है। अब डायरेक्शन ऑफ इंजरीज का हम कैसे जो है डिटरमाइन करेंगे कि जो जहाँ से वो मतलब कि जहाँ से वो स्क्रैच स्टार्ट होगा वहाँ वो शार्प एज इनिशियली, मतलब कि स्टार्ट में उसका शार्प एज होगा, और फिर उसके आगे जो है उसके ऊपर जमा की हुई होगी, मतलब कि एपिथेलियम की यहाँ पे जो है इस तरह से अगर हमने इंजरी काज करवाई तो स्टार्ट में क्या होगा, शार्प एज बना होगा, और एंड में जो है वो जो है शार्प नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेज। ग्रेज में हम जब ब्रॉड सरफेस ऑफ द स्किन, मतलब कि वहाँ पे क्या था कि पिन पॉइंट थी, मतलब कि एक पिन की तरह पे वो लग रही थी वहाँ पे। ठीक, तो अब ग्रेज में क्या होता है कि एक ब्रॉड सरफेस होती है। जिस तरह से कोई भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर हम अगर जब गिर जाते हैं तो वहाँ पे जो इंजरी होती है तो उसको हम कहते हैं ग्रेज इंजरी, मतलब कि वहाँ पे जो है कुछ हमारा मतलब कि इस स्क्रैच से ज़्यादा एरिया जो है हमारा डैमेज होता है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रॉड सरफेस ऑफ स्किन स्लाइड्स एंड स्क्रैप अगेंस्ट द रफ सरफेस पे होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रूज और ब्रश और फ्रिक्शन बर्न, बिकॉज इट कॉज बाय फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, ऑफ रबिंग अगेंस्ट सरफेस, मतलब कि जिस तरह अगर रोड है, रोड पे हम गिरे तो वो पूरा रब हो जाता है वहाँ पे, तो जो है। और जब मरने के बाद जो है ये रिजेंबल किससे करता है, रिजेंबल्स बर्न। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। जब हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, मैंने पहले बताया कि उसमें ये हम इसकी एग्जाम्पल होती है। अब डायरेक्शन ऑफ इंजरीज का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो किस तरह होगा कि जब ये स्टार्ट होता है कि तो उसका सेरेटेड बॉर्डर होता है, मतलब कि इस तरह से जिगजैग मैनर में होता है, यूँ इस तरह से उसका जो है स्टार्ट होता है, और फिर एंड में भी वो सेम होता है कि हेडेड अप एपिथेलियम होता है। सच एब्रेशन आर यूजुअली कंटामिनेटेड। अब इस तरह की जो एब्रेशंस होती है वो कंटामिनेटेड होती है। ऑब्वियसली अगर हम रोड पे गिरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जो है जर्म्स होते हैं, कंटामिनेशन होती है, तो इस तरह की जो इंजरी होती है वो बहुत कंटामिनेटेड होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसके जो है उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्रिंट, प्रेशर या कॉन्टैक्ट एब्रेशन। अब इसमें क्या होता है, अब इस तरह की जो इंजरी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है कि प्रेशर जितना लगेगा, इसको इसलिए हम कहते हैं प्रेशर। और इम्प्रिंट क्यों कहते हैं कि जहाँ पे ये इंजरी होती है तो वहाँ पे ये जो है अपने निशानात इसके हो जाते हैं। ठीक, मतलब कि जहाँ पे हम गिरे हैं कि उसके निशान यहाँ पे छोड़ के जाएगा ये अपना। अब इस तरह की जो इंजरी होती है, अब यहाँ पे मिट गया है, लेकिन यहाँ पे होता है कि एसोसिएटेड विद ब्रूज ऑफ द सराउंडिंग एरिया, मतलब कि वहाँ पे ब्रूजेस बन जाएंगे इस तरह की में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल में हमारे पास आता है कि जब हैंगिंग होती है, स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग के अगर मतलब कि फांसी दी जाती है तो नेक के ऊपर निशानात हो जाते हैं। ठीक, या नेल थंब मार्क्स इन द थ्रोटलिंग, मतलब कि जो किसी को हम अगर किसी का गला कोई दबाता है तो उसके जो नेल्स के या थंब मार्क के निशान हो जाते हैं, तो ये इस तरह की जो है एब्रेशन को हम कहते हैं इम्प्रिंट एब्रेशन। बात है कि टायर ट्रेडमार्क। टायर ट्रेडमार्क का मतलब है कि कोई व्हील होता है या कोई टायर अगर बॉडी के ऊपर पास कर जाता है, एब्डोमेन या बैक ऑफ द एब्डोमेन या फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, तो उसके जो है प्रिंट्स वहाँ पे रह जाते हैं। तो वहाँ पे दे आर रेप्लिका ऑफ पासिंग द टायर, एंड सो द डिज़ाइन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ टायर, मतलब किस तरह का टायर है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेडिकल लीगल एस्पेक्ट उसका हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ एन एब्रेशन एंड कंफ्यूजन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंटरनल लेसरेशन एंड फ्रैक्चर, मतलब कि एब्रेशन या कंफ्यूजन मतलब कि ब्रूसेस जो है वो इंटरनल लेसरेशन या फ्रैक्चर से एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एज ऑफ एन एब्रेशन।
से एज ऑफ एन अब्रेशन, मतलब कि किसी कोई अगर अब्रेशन हुई है तो उसकी हमने एज आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से। कहता है कि अ फ्रेश अब्रेशन इज ब्राइट रेड इन कलर। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे कि जब अब्रेशन होती है, अगर फ्रेश है वो बिल्कुल अभी अभी, मतलब कि आपको अब्रेशन हुई है, आपको स्क्रैच कोई आया है, ठीक, उसके बाद वो जब फ्रेश होता है तो रेड इन कलर होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 2 to 24 आवर्स वो फॉर्म करता है स्कैब। अब स्कैब क्या है, कहता है कि एन अब्रेशन ड्यूरिंग लाइफ इज फॉलोड बाय एक्सुडेशन ऑफ ब्लड, और उसके बाद सीरम एंड लिम्फ व्हिच ड्राइज एंड फॉर्म अ स्कैब अबाउट 2 to 24 आवर। अब स्कैब क्या है, स्कैब इज अ कलेक्शन ऑफ इंजर्ड एपिथेलियम, ड्राइड ब्लड एंड सीरम एंड लिम्फ, मतलब कि जहाँ पे वो पहले ब्राइट रेड था, उसके बाद वहाँ पे एक्सुडेशन ऑफ ब्लड आई, सीरम भी वहाँ पे आया, लिम्फ वहाँ पे आया, तो उसने एक स्कैब बना दिया, मतलब कि वो वहाँ पे जो है कलेक्शन हो गई है उसकी अबाउट 2 to 24 आवर्स। उसके बाद आता है कि आफ्टर 2 to 3 डेज वो रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है, मतलब कि जो स्कैब बनता है वो जब फ्रेश स्कैब होता है तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, जब कहता है कि अगर फ्रेश स्कैब इज रेड इन कलर बट बिकम्स रेडिश ब्राउन अबाउट 2 to 3 डेज, मतलब कि वो उसके बाद 2 to 3 डेज के बाद वो है जो रेडिश ब्राउन हो जाता है। उसके बाद जो है अब्रेशन हील होना स्टार्ट होती है अबाउट 4 to 7 डेज। 4 to 7 डेज के बाद वो जो है वो हील होना स्टार्ट करती है। तो हील जब वो कर रहा होता है तो मतलब कि उसकी 4 to 7 डेज में क्या होगा, जो स्कैब होता है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, मतलब कि वो जो है वो खत्म हो जाएगा, जो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब बनता है वो फॉल ऑफ हो जाएगा। देन अबाउट आफ्टर 10 डेज जो है हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ अब्रेशन एंड एरिया इन्वॉल्व, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि साइज कितनी अब्रेशन की, अगर वो ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट जो एस्टिमेट उन्होंने कहा है कि जो है 10 डेज का उसको टाइम लगता है। तो एज में इस तरह करेंगे, फ्रेश होगा वो रेड इन कलर होगा, आफ्टर 2 to 24 आवर्स वो स्कैब बनता है। अब स्कैब क्या है, कलेक्शन की ब्लड एपिथेलियम एंड लिम्फ, एपिथेलियम एंड लिम्फ। ठीक, उसके बाद हमारे पास 2 to 3 डेज में वो जो स्कैब है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। देन आफ्टर 4 to 7 डेज वो जो है फॉल ऑफ करना शुरू हो जाएगा, देन वो 10 डेज में उसकी हीलिंग हो जाएगी अब्रेशन की। सो नेक्स्ट टॉपिक है एंटीमॉर्टम या पोस्टमॉर्टम ऑपरेशन। अब एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम क्या होता है कि एंटीमॉर्टम का मतलब होता है कि लिविंग में, मतलब कि बिफोर डेथ वाला, और पोस्टमॉर्टम का मतलब होता है कि जब हम किसी की इन्वेस्टिगेशन करें आफ्टर डेथ तो उसको हम कहेंगे पोस्टमॉर्टम। तो ऑपरेशन में जो एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम में डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस क्या है कि एंटीमॉर्टम में जो है उसका कलर, जो स्कैब ऑफ कलर होगा वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ठीक, रेडिश ब्राउन उसका कलर होगा, लेकिन जब हम पोस्टमॉर्टम करेंगे तो उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर होगा या ब्लैक कलर होगा। ठीक, उसके बाद कहता है कि मार्जिन आर ब्लो ड्यू टू वाइटल ब्लड ड्यू टू वाइटल रिएक्शंस, मतलब कि जो उसके मार्जिन होंगे ऑपरेशन के इन द एंटीमॉर्टम उसमें वो जो है ब्लर होंगे, क्योंकि वाइटल रिएक्शंस होंगे। वाइटल रिएक्शंस का मतलब है कि जो लोकल रिएक्शंस होंगे ड्यू टू इंजरी उनको हम कहेंगे वाइटल रिएक्शंस। ठीक, और लेकिन हम पोस्टमार्टम में चेक करेंगे, पोस्टमार्टम में जो है वो शार्पली डिफाइंड होंगे, क्योंकि वाइटल रिएक्शन अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके अंदर सब रिएक्शंस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। तो क्या होगा कि वाइटल रिएक्शंस उसके अंदर जो है एब्सेंट होंगे, तो उसके जो मतलब कि मार्जिन होंगे वो शार्पली डिफाइंड होंगे, क्योंकि वाइटल रिएक्शंस जो है वो एब्सेंट है। और दूसरी इसमें लाइन है पार्चमेंट लाइक, वो उसकी अपीयरेंस होगी, क्योंकि वो पार्चमेंट लाइक के मतलब वो बर्न से मैच करेगा। ठीक, तो ये इस तरह के हमारे पास डिफरेंसेस है एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम में। अब एंटीमॉर्टम में उसने एक और बात लिखी है यहाँ पे कि जब हम एंटीमॉर्टम करते हैं, इफ पर्सन जो है वो पोअर लाइट में एग्जामाइन किया गया है, या फिर उसकी जो है वो ऑपरेशन जो है वो उसके कम है, मतलब कि ओनली स्लाइट है, या फिर वो उसकी वेट स्किन है, तो इन चीज़ों की वजह से जो ऑपरेशन होगी वो रेडीली स्केप हो जाएगी, मतलब कि वो हम सही तरह से नोटिस नहीं कर सकेंगे अगर वो लाइट जो है वो पोअर लाइट होगी, या फिर वो ऑपरेशन जो है वो खुद स्लाइट होंगे, या इफ द स्किन इज वेट। तो इन 3 चीज़ों के अंदर जो है ऑपरेशन जो है वो हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, या वो हम इन्वेस्टिगेट करने में हमें हेल्प नहीं करेगी। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि जो आफ्टर थ्रोटलिंग, मतलब कि किसी का गला दबाया गया, आफ्टर उस थ्रोटलिंग उसको जो है उन्होंने वाटर में ड्राई किया, तो वाटर में जैसे ही उन्होंने ड्राई किया तो वो जो उसके ऑपरेशन के मार्क्स थे वो जो है रिमूव हो गए थे फ्रॉम वाटर। ठीक, तो ये इस तरह से एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम के डिफरेंसेस आते हैं। अब हमारे पास दूसरा आता है कि अब्रेशन शुड आल्सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम, मतलब अब्रेशन जो है वो क्या है, एक मैकेनिकल इंजरी है, बट हमारे पास जो है डेथ वो मेराइन एनिमल्स की वजह से भी होती है, एंड्स और इंसेक्ट्स की वजह से भी होते हैं। तो अब्रेशन का बताता है कि इनसे डिस्टिंग्विश किस तरह से है, या एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन कॉज बाय एक्सेट्रा, मतलब कि जो भी फीसेस हैं या उनकी वजह से जो भी स्किन खराब हो जाती है उसमें भी डिफरेंस होता है, मतलब अब्रेशन से वो डिफरेंस होता है। और प्रेशर सोर्स का मतलब है कि स्किन के ऊपर कोई प्रेशर आ गया है जिसकी वजह से मतलब कि अपीयरेंस डिफरेंस हो गई है, तो उसको भी वो भी डिफरेंट होगा अब्रेशन से। अब्रेशन बेसिकली खुद क्या है, मैकेनिकल इंजरी है, तो ये इन सबसे डिफरेंट होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा, अब कहता है कि एंड्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे एक्सपोज्ड या मॉइस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी पे अटैक करते हैं। एक्सपोज मतलब कि बाहर निकले हुए हों, और या एक्सपोज्ड एरियाज हों लाइक फेस, आर्म्स, एक्सिला, जेनिटल्स, ग्रोइंस। और मेराइन एनिमल्स मोस्टली अटैक द एक्सपोज एरिया प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज लिप्स, जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हो, बाहर निकल रहे हैं, जैसे हमारे लिप्स हैं, नोज, ईयर्स, फिंगर्स, स्क्रोटम, इन सब के ऊपर जो है वो मेराइन एनिमल्स अटैक करते हैं। ऑल दीज इंजरी आर विदाउट वाइटल रिएक्शंस। तो जब हमने एंटीमॉर्टम में पढ़ी थी अब्रेशन के अंदर, उसमें क्या था कि उसमें वाइटल रिएक्शंस थे। अब इनके जो है उनमें वाइटल रिएक्शंस जो है वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंस ऑफ वाइटल रिएक्शन, एंड देयर एजेस आर निबल्ड, मतलब कि उनकी जो एजेस हैं वो निबल्ड होंगी। ऑल दीज इंजरीज एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन बाय एक्सेट्रा इज जनरली सीन इन इन्फेंट्स या नेपी, मतलब इन्फेंट्स में हमें ये इस तरह की नजर आती हैं कि उसके अंदर एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन हो रही है। दूसरा हमारे पास क्या है कि प्रेशर सोर्स इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब कि अगर ऑपरेशन हुई है तो ऑपरेशन से हमें क्या क्या चीज़ें उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, मतलब कि किसी के अंदर हमने ऑपरेशन देखी है तो उसमें क्या चीज़ें हमने उससे डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है साइट ऑफ इंजरी, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज इंजरी, कॉज ऑफ इंजरी, डायरेक्शन ऑफ इंजरी, टाइम ऑफ इंजरी, या पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, कंफ्यूजन विद बर्न्स। साइट ऑफ इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर किसी को कोई ऑपरेशन हुई है, ठीक है, अब उसकी जो एक्सटर्नल साइट है उससे हमें अंदाजा ये भी हो सकता है कि अगर मे बी इसके जो इंटरनल इंजरी भी हुई होगी। ठीक है, एक्सटर्नल तो वो इम्पैक्ट हमें नजर आएगा, उससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई इंटरनल इंजरी भी हुई होगी, रप्चर बाय विस्टा ड्यू टू किक ऑफ द एब्डोमेन और रन ओवर इंजरीज। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह से अगर रन ओवर इंजरीज होंगी, मतलब कि कोई टायर ऊपर चढ़ जाए, तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो एब्डोमेन में विसरा है उनकी भी इंजरी हो सकती है। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन में फर्स्ट हमारा ये भी हेल्प करता है। देन क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा कि पैटर्न जो है एब्रेशन होती है हमारे पास, ठीक, जिसके पैटर्न्स बन जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि परमिट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि किस तरह की इंजरी हुई है। लाइगेचर मार्क इन हैंगिंग के हमें मार्क्स बता देते हैं, टायर मार्क्स इन वेहिकुलर एक्सीडेंट, टीथ मार्क्स इन बाइटिंग, ठीक। उसके बाद है हमारे पास कॉज ऑफ इंजरी। अब है कि कॉज ऑफ इंजरी, अब जो साइट होगी, साइट ऑफ द इंजरी या साइट ऑफ इम्पैक्ट या एब्रेशन, वो डिटरमाइन करेगी कि क्या कॉज हो सकता है इंजरी का। फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर नेक पे है तो उसका मतलब है कि इस नेक के ऊपर हम एब्रेशन फाउंड हुए हैं, तो उसका मतलब है कि किसी ने गला दबाने की कोशिश की है अराउंड नोज़ या माउथ, तो मतलब कि किसी ने वो सांस बंद करने की जिस तरह कोशिश करते हैं वो की है, या अगर थाई फेस पे है, जेनाइटल पे, तो मतलब कि रेप केस में हो सकता है। तो जो साइट ऑफ एन एब्रेशन है वो हमें हेल्प करता है कि क्या कॉज हो सकता है इंजरी का, ठीक। उसके बाद है कि डायरेक्शन ऑफ इंजरी। डायरेक्शन ऑफ इंजरी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर इंजरी जो है वो स्क्रैच होगा तो उसके जो है लिनियर आगे से वो जो इनिशियली वो लिनियर होगा, देन एंड में वो हेडेड अप एपिथेलियम होगी उसके पास। तो यहाँ पे है कि हम हैंड से विद लेंस हम शार्प या सेरेटेड एजेस जो है इनिशियल होंगे या हेडेड अप एट द एंड, तो ये हमने पहले ही पढ़ा है। उसके बाद टाइम ऑफ इंजरी, अब जिस तरह से एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ एब्रेशन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या जो है वो टाइम ऑफ इंजरी का कितना टाइम हुआ, मतलब कि कितना वक्त हुआ है उस इंजरी को। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, अब जहाँ पे भी अगर एब्रेशन होगी वहाँ पे वो साइट बन जाएगा एंट्री साइट फॉर इन्फेक्शन। द टाइप ऑफ कंटामिनेशन विद ग्रीस मड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द क्राइम सीन जो है वहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है इन्फेक्शन की। देन अब हमारे पास है कन्फ्यूजन विद बर्न्स, अब एब्रेशन टेंड टू ड्राई एंड डार्कन आफ्टर डेथ, मतलब कि जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि डेथ से जो बर्न से वो मिलते जुलते हैं, तो इस तरह से हम कन्फ्यूजन विद बर्न्स हो सकता है उसकी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रूजेस। अब ब्रूजेस में क्या होगा